हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने सेक्शन 96 और 97 डिस्कस करूंगा। सर, ये वीडियो बहुत रेलेवेंट और यूजफुल होने वाला है उन सभी फ्रेंड्स के लिए जो या तो सीए का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं नवंबर 2021 में, या सीएससीएमए का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं दिसंबर 2021 में, या उसके लेटर ऑन। ये वीडियो मई 2021 वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वाले वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोल्व कराऊंगा। पहले प्रोविजंस बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है रूल्स को लेकर के, सेक्शन को लेकर के। आज के वीडियो के बाद एनुअल जनरल मीटिंग पे यू विल बी एग्जाम रेडी, दैट इज माई प्रॉमिस। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। I am Rahul Kumar and I teach on Unacademy Plus and Unacademy Special Classes। मेरे लेक्चर्स आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर के देख सकते हैं। मेरा कोड है RKCA10। Unacademy प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कंपनी का। एक जनरल डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मैं बोलता हूं सर कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, राइट, वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। कुछ लोग मिलकर के कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। सर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है। बिल्कुल सर। खैर, अभी हम लोग बात करने वाले हैं मीटिंग की। सर, ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कैसा? डायरेक्टर्स का और शेयर होल्डर्स का। कंपनी अपने आप अपने डिसीजन नहीं ले सकती, राइट। इट हैज टू एक्ट थ्रू सम कॉमन ह्यूमन एजेंसी। वो ह्यूमन एजेंसी कौन है सर? डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर क्या करते हैं? कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। सर, बट क्या कंपनी में डायरेक्टर्स ओनर होते हैं क्या? नहीं सर। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हम लोग कई बार मेंबर्स के नाम पे भी जानते हैं। अगर आपको यह जानना है कि सर मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, मेंबर हम लोग कहां वर्ड यूज करते हैं, शेयर होल्डर कहां बोलते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। मैं मेंबर और शेयर होल्डर का क्या डिफरेंस है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। एनीवे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर कि शेयर होल्डर ही मेंबर होता है, ये कंपनी का ओनर है। तो सर, डायरेक्टर्स तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, इनके काम को रेटिफाई कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। रेटिफाई मतलब सर काम की पुष्टि कौन करेगा? अप्रूव और रिजेक्ट कौन करेगा? सर, शेयर होल्डर करेगा। सर, शेयर होल्डर कहां काम करता होगा? क्या घर बैठे बैठे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं? मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो क्या मैं घर बैठ के डिसीजन ले सकता हूं? अपने घर पे मैं डिसीजन ले लूंगा? नहीं सर, इनके लिए मीटिंग होती होगी, राइट। इनके लिए क्या होती होगी? मीटिंग होती होगी। शेयर होल्डर कहां पर डिसीजन लेते होंगे बेटा? मीटिंग में लेते होंगे। और शेयर होल्डर्स के मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल मीटिंग। और ये जनरल मीटिंग जो है ना, वो टू टाइप का है मेनली, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है, इसके ऊपर होने वाला है सेक्शन 96, 97। ईजीएम जो होता है ना, वो सेक्शन 100 में कवर्ड है। नेक्स्ट मेरा वीडियो ईजीएम के ऊपर आएगा। सेक्शन 100 इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 100 और 98 यहां पे डिस्कस करेंगे। 102 भी यहां पे डिस्कस करेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है 96, 97। एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को सर करना ही होता है साल में एक बार। सर, एजीएम ईजीएम के अलावा कुछ और मीटिंग्स भी होती हैं, लाइक मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कंट्रीब्यूटरीज, बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ बोर्ड कमिटीज। ये सब हम लोग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज का मेरा टारगेट है एनुअल जनरल मीटिंग। सो लेट्स गो टू द एनुअल जनरल मीटिंग। सर, सबसे पहली बात, एजीएम किसको करना होता है? सर, हर कंपनी को, एवरी कंपनी इन इंडिया हैज टू कंडक्ट एन एजीएम एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी को एजीएम नहीं करना होता। हाँ बिल्कुल, बिकॉज वहां पर तो वन मेंबर ही है ना, तो उसको मीटिंग करने की जरूरत क्या है? सर, मीटिंग तो इसलिए करते हैं ना कि मीटिंग करेंगे तो मीटिंग के अंदर हमें डिसाइड करेंगे कि मेजोरिटी है, हाँ, जो डिसीजन लेना है उसके ऊपर वोटिंग करेंगे। यहां वोटिंग क्या, जो बोल दिया वो रूल है, वन मेंबर ओपीसी में। तो ओपीसी का कभी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगा। बाकी कंपनियों के लिए
सर एजीएम का टाइम क्या होना चाहिए, तो मैं एजीएम को दो पार्ट से क्लासिफाई करता हूं। आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम सर, जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बनी है उसके क्लोजिंग से 9 मंथ्स के विद इन आपको क्या करना है, एजीएम कर लेना है। तो सर सपोज कीजिए एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर जून टू जुलाई है, जुलाई टू जून है, नहीं ऐसा करते जुलाई टू जून है। बोलो सर फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा जरूरी है ना कि अप्रैल टू मार्च होगा, नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर कैन बी एनी पीरियड, वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए कंपनीज मेनली अप्रैल टू सितंबर रखती है। लाइक टैक्सेशन लॉज के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है, तो इस कारण से मोस्टली कंपनीज अप्रैल टू मार्च रखती है। बट कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोस्टली यूएस बेस्ड एमएनसीज का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो क्या होता है, जैन टू दिसंबर। चलिए एनीवे, मैंने एग्जांपल लिया है, जुलाई टू जून एक कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है। क्लोज ऑफ द मंथ क्या होगा, 30 जून। क्लोज ऑफ एफवाई क्या होगा, 30 जून। मतलब सर अगर एक कंपनी बनी है, मान लीजिए कंपनी बनी अप्रैल 2020 में, तो सर इसका क्लोज ऑफ द ईयर क्या हुआ, 30 जून। 30 जून से 9 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर मुझे मीटिंग करा लेना है। तो 9 मंथ्स कहां पहुंच जाएगा सर, 30 जून से 9 मंथ मार्च पहुंच जाएगा क्या, हां सर, 31 मार्च 2021 तक मीटिंग करा लेंगे। ओके, तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट एजीएम सेम कैलेंडर ईयर में या सेम फाइनेंशियल ईयर में कन्वीन किया जाए, ये मैंडेटरी नहीं है, इज नॉट मैंडेटरी टू बी हेल्ड इन द, इज नॉट मैंडेटरी टू बी हेल्ड इन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कह सकता हूं क्या, बिल्कुल सर कह सकते हैं ऐसा। फर्स्ट एजीएम में तो सिर्फ आपके लिए मेन ध्यान क्या देना था, विद 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। बात करेंगे सब्सीक्वेंट एजीएम्स की। सब्सीक्वेंट एजीएम डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर 2021 सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए, अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए परफेक्ट प्लान टू क्लियर सीए नवंबर 2020 एग्जाम्स। और इसी कड़ी में अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच में सर क्या मिलेगा, अचीवर्स बैच में क्या होने वाला है, अचीवर्स बैच 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बैच के अंदर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपके साथ आपको पूरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट ग्रुप 1 एंड कंप्लीट ग्रुप 2 शैल बी डिस्कस्ड हियर बाय इंडियाज लीडिंग एडुकेटर्स लाइक अमित पोपली सर, जसप्रीत सर। अमित पोपली सर लॉ पढ़ाते हैं, जसप्रीत सर टैक्स पढ़ाते हैं, हर्ष मराठिया सर अकाउंट्स कराएंगे यहां पे, और आदित्य शर्मा सर कॉस्टिंग कराएंगे इस बैच में। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है, बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सर परफेक्ट प्लान है, आप मई तक कोर्स कंप्लीट करें ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का आप कोर्स कंप्लीट करें अगस्त तक, सितंबर से आप आरटीपी एमटीपी करना शुरू कर दीजिए। अक्टूबर में फिर से अनअकैडमी आपके लिए टॉप नॉच एडुकेटर से रिवीजन लेकर के आएगा और नवंबर में जाइए और एकदम एग्जाम में रॉक करके आ जाइए। सो दिस इज द प्लान, एवरीथिंग यू नीड इन योर आर्सेनल टू क्रैक द सीए एग्जाम इज राइट हियर। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अचीवर्स नवंबर 2021 बैच का।
अचीवर्स नवंबर 2021 बैच। सर अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ 10% एडिशनल डिस्काउंट इफ यू अप्लाई माई कोड राहुल सिंह विदाउट एनी स्पेस। राहुल सिंह अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी का, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन प्लान 12 मंथ्स का 17,500 रुपीज का है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, यू गेट एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स with your favorite educator, and India's top educators are there on Unacademy without any limit, any restriction on how many number of views, how many number of teachers you want to study from for the same subjects. Don't forget to apply the code RKCA10. If you apply this price will come down to 15,500, 15,750. Sir, no cost EMI is also there. तो आप बिना कॉस्ट के ईएमआई कर सकते हैं। द इफेक्टिव कॉस्ट पर मंथ आफ्टर अप्लाइंग माई कोड विल बी अप्रोक्सीमेटली 1300 पर मंथ। सो अप्रोक्सीमेटली 1300 पर मंथ में यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द 11 सब्जेक्ट्स एंड टॉप एडुकेटर्स एट अनअकैडमी। कमिंग बैक टू द टॉपिक। सर टाइम लिमिट क्या है सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए? पहली बात, कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होगा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च है, तो सर 31 मार्च से 6 मंथ, दैट इज 30th सितंबर, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ एफवाई। एंड दो एजीएम के बीच में जो गैप होगा ना, वो 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी अभी थोड़ी देर में बस कराने वाला हूं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। सर कुछ केसेस में कंपनी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा कि कंपनी एजीएम करा पाए। सर ये रीजन स्पेशल रीजन होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल रीजन, नॉर्मल रीजन से नहीं, कुछ स्पेशल रीजन की वजह से अगर कंपनी अपना एजीएम नहीं करा पाई है तो कंपनी विल अप्लाई टू रजिस्ट्रार, आरओसी को अप्लाई करेगा, एंड आरओसी इन सच केस may give an extension of 3 months, maximum up to 3 months, up to 3 months है। 3 months के ऊपर आरओसी भी एक्सटेंशन नहीं दे पाएगा एजीएम कराने के लिए, राइट? चलिए सर, तो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। एक कंपनी का अकाउंटिंग ईयर, एक कंपनी जिसका नाम है एनआर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 30 जून 2014 को इसका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है। सो क्लोज ऑफ एफवाई सर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोज ऑफ एफवाई क्या है? 30 जून 2014। ओके, कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एजीएम बाय 31 दिसंबर 2014। ओके, ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज 6 मंथ अगर ऐड करेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा सर? 31 दिसंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बता रखा है, ठीक है। कह रहा है कुछ रीजन की वजह से एजीएम ना दिसंबर में नहीं हो पाया और कंपनी ने अप्लाई किया आरओसी को, और आरओसी ने एक्सटेंशन ग्रांट कर दिए है। बोला फरवरी 2015 तक आप कभी भी कर लीजिए, एक्सटेंशन ग्रांट हो गया। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा है, द एजीएम वाज ड्यूली हेल्ड इन फरवरी में जाके हो भी गया। सर हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, तो यहां पर तो इस कैलेंडर ईयर 2014 में नहीं हो पाया, मीटिंग तो 2015 में चली गई है। तो क्या सर क्वेश्चन है कि क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 हुआ है क्या? चलो इसका आंसर क्या होगा सर? एजीएम के 3 रूल है, 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम, एवरी कैलेंडर ईयर में होना चाहिए तो लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलिए, तो वैसे 6 मंथ अगर देखेंगे तो क्या डेट निकल के आएगा? 31 दिसंबर। क्लोज ऑफ द ईयर क्या है? हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, तो 31 दिसंबर यहां भी है, ठीक है। लास्ट मीटिंग का देने लिखा तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम मान के चलेंगे कि ऑब्वियसली 15 मंथ्स के विद इन हो रहा है। कंपनी ने क्या किया है? एक्सटेंशन मांगा है और एक्सटेंशन मिल गई है, और इस कारण से मीटिंग पहुंच गई है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में। तो सर पहला रूल जो है ना 31 दिसंबर का फुलफिल नहीं हो पाया, तो क्या सर कॉन्ट्रावेंशन मान लिया जाए? नहीं सर, जब आरओसी ने ग्रांट किया एक्सटेंशन तो कैलेंडर ईयर वाला रिक्वायरमेंट
रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। कैलेंडर ईयर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी नहीं होगा अगर आरओसी ने एक्सटेंशन दिया है और आपने मीटिंग उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर कर लिया है। दैट इज द आंसर। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी है एशिया पैसिफिक लिमिटेड, इसने अपना एजीएम किया है 30 सितंबर 2014 को और इसको एडजॉर्न कर दिया 31 दिसंबर 2014 को क्योंकि ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऑडिट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। एडजॉर्न मीटिंग में भी इसको भी फर्दर एडजॉर्न करके 31 मार्च 15 को लाना पड़ा और फाइनली द मीटिंग वाज फर्दर एडजॉर्न टू 31 मार्च 15 नहीं 31 मार्च 15 कर दिया गया, कोई बात नहीं। द मीटिंग वॉज फर्दर एडजॉर्न सब्सिक्वेंटली द एजीएम वर्ड। अच्छा इस लाइन को काट दो, ये लाइन रिपीट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी अपना ऑडिट नहीं करा पाई, ठीक है, उसको सितंबर में करना था, सितंबर से 30 सितंबर को करना था, इसने एडजॉर्न करके 31 दिसंबर को ले आया, 31 दिसंबर 2014 को ले आया। यहां पे भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो इसने क्या किया, मीटिंग को एडजर्न करके 31 मार्च 15 पे ले गया, 2015 पे ले गया, यहां पे ले गया। चलो तो मतलब सर मैं कह सकता हूं ईयर 2014 में कंपनी ने कोई मीटिंग नहीं करी और फाइनली 28 जनवरी 15 को मीटिंग कर ली गई, मीटिंग वॉज डन। सर क्वेश्चन ये है कि क्या सर कंपनी ने कंप्लाई किया है सेक्शन 96 के प्रोविजन को? सो आपका आंसर क्या होगा? सर मीटिंग एडजॉर्न कर सकते हैं क्या? एडजॉर्नमेंट इज पॉसिबल, लेकिन सर एडजॉर्नमेंट भी कब करेंगे? लिमिट के विद इन रह करके करेंगे। एडजॉर्नमेंट इज पॉसिबल विद इन द लिमिट, और सर लिमिट क्या है? 15 महीने, लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर। चलो सर कौन से साल की बात चल रही है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। सर 31 मार्च 14 को ईयर क्लोज हुआ है, 6 मंथ फ्रॉम द 31 मार्च क्या होता है? 30 सितंबर। चलो तो पहला ड्यू डेट क्या था? 30 सितंबर 14 था। दूसरा ड्यू डेट क्या है? 31/12/2014, ठीक है। और 15 महीने वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, बट पिछले लास्ट मीटिंग का क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो हमारे पास मैक्सिमम डेट क्या मिल गया? 31 दिसंबर तक कर लेना चाहिए था, राइट। और कंपनी ने कब किया? क्या एक्सटेंशन लिए? क्वेश्चन में कहीं एक्सटेंशन की बात करी हुई है क्या? देयर इज नो एक्सटेंशन टेकन बाय द कंपनी, एक्सटेंशन लिया नहीं है। तो मैक्सिमम डेट क्या था इसके पास? 31 दिसंबर 14 तक करना था। कंपनी ने किया कब है? 28 जनवरी 15 को किया है। सर क्या 31 दिसंबर तक कर लेना चाहिए था? यस। किया क्या? नहीं। तो क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ सर? एंड द आंसर इज यस। कंपनी ने क्या किया है? कंपनी इज लायबल टू डिफॉल्ट एंड कन्विक्शन, क्योंकि सर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर एजीएम नहीं की गई थी। दैट्स इट। सर डिफॉल्ट होता है कंपनी ने सेक्शन 96 के प्रोविजंस नहीं फुलफिल किए, तो मतलब सर जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया हुआ है फर्स्ट एजीएम का या सब्सिक्वेंट एजीएम का, इसके प्रोविजन फुलफिल नहीं किए तो क्या होगा सर? पेनल्टी होगी कंपनी के ऊपर भी, और हर ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है उसके ऊपर पेनल्टी होगी जो 1 लाख रुपए तक हो सकती है, अप टू 1 लाख रुपीज। क्या हो सकता है? अप टू 1 लाख की पेनल्टी होगी। और सर अगर ये जो डिफॉल्ट है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, अगर वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है तो 5000 पर डे अब फॉर द पीरियड ऑफ सच डिफॉल्ट। जितने टाइम तक ये डिफॉल्ट है, एनसीएलटी क्या कर सकती है? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तो लगाएगी कंपनी के ऊपर और हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। एनसीएलटी 5000 पर डे तक का पेनल्टी भी लगा सकती है, ठीक है। चलिए सर इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो सर हम लोग बात करेंगे टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम। एजीएम करेंगे कहां पे? टाइम एंड प्लेस क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, एजीएम जो होगा ना वो जब भी होगा तो बिजनेस आवर्स पे होगा, और बिजनेस आवर भी सेक्शन 96 में डिफाइन किया हुआ इस पर्पस के लिए, इस सेक्शन के पर्पस के लिए बिजनेस आवर्स इज 9 AM to 6 PM।
ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 23 सितंबर 2016 के पहले ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था। वो था कि जो एजीएम होगा ना वो सिर्फ वर्किंग डे पे होना चाहिए था, ऐसा प्रोविजन था। आज के टाइम पे ये रूल काट दिया है, मतलब सिर्फ पब्लिक हॉलीडे पे भी नहीं हो सकता था। आज के टाइम पे क्या बोला, सिर्फ नेशनल हॉलीडे को छोड़ करके सभी दिन पे एजीएम कराया जा सकता है। मतलब सर चाहे सैटरडे हो, संडे हो, अदर पब्लिक हॉलीडे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एजीएम करा सकते हैं। नेशनल हॉलीडे क्या होता है, नेशनल हॉलीडे का मतलब होता है एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जनरली नेशनल हॉलीडे क्या होता है हमारे पास, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हाँ ऐसा हमारा नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल हॉलीडे पे एजीएम नहीं हो सकता, बाकी किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है सर, कहां पर होगा, टाइमिंग तो हो गया, टाइमिंग तो हो गया बिजनेस आवर में 9 to 6 PM में, और एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। ध्यान से, एजीएम कहां पर करेंगे, या तो करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या उस टाउन, सिटी या विलेज जहां पर आरओ सिचुएटेड है वहां पे करेंगे सर। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है तो अगर सारे शेयर होल्डर हमें अलाउ करते हैं, सारे शेयर होल्डर राइटिंग में कंसेंट देते हैं, तो इंडिया में किसी और जगह पे कर पाएंगे मीटिंग, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी में यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी में या तो आरओ पे होगा या उस टाउन सिटी विलेज में होगा जहां पर वो कंपनी सिचुएटेड है। अनलिस्टेड कंपनी है तो सारे मेंबर्स अगर 100% यूनानिमस वोट दे करके बोलते हैं कि हां रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मुझे मुंबई में करना है एजीएम, तो ये अलाउड हो जाएगा, प्रोवाइडेड ही कंपनी अनलिस्टेड होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए सर, अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया है, एक फिक्स डे पे एजीएम बुलाई है। नोटिस भेजने के बाद गवर्नमेंट ने उस डे को क्या बना दिया, नेशनल हॉलीडे बना दिया। पहले से नेशनल हॉलीडे नहीं था। सपोज कीजिए 27 जनवरी, 27 जनवरी तो नेशनल हॉलीडे नहीं होता। बट सर गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ कंपनी ऑलरेडी नोटिस भेज चुकी थी कि 27 जैन को हम लोग एजीएम करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मे बी कोई बहुत बड़े डेलीगेट की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो क्या सर इस दिन पे मीटिंग अपने आप खत्म मान ली जाएगी? नो, ऑलरेडी स्केड्यूल्ड मीटिंग के लिए, ऑलरेडी फिक्स मीटिंग के लिए अगर कोई सब्सिक्वेंटली एक्सीडेंटली नेशनल हॉलीडे हो जाता है तो उसको हम लोग नेशनल हॉलीडे नहीं मानेंगे, और मीटिंग कैन बी वैलिडली कन्वीन्ड ऑन सच डेट। ठीक है, बस यही था। If any day is declared by the CG to be a national holiday after the issue of the notice convening such meeting, it shall not be deemed to be a national holiday, और हम लोग मीटिंग कर पाएंगे। We can proceed as scheduled. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कह रहे सर XYG ना संडे के दिन एजीएम करना चाहती है, संडे के दिन। आज के टाइम पे अगर ये 2016 से पहले का क्वेश्चन होता तो आंसर वुड बी नो, बट 23 सितंबर 2016 के बाद का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आज का क्वेश्चन है, सो द आंसर विल बी यस। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे के अलावा सभी दिन पर हम लोग एजीएम कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए सर, हम लोगों ने टाइम एंड प्लेस भी समझ लिया। सर अगर जो हम लोगों ने मीटिंग एडजॉर्न करी उस दिन पे एक्सीडेंटली नेशनल हॉलीडे पड़ गया, कोई बात नहीं सर, एक्सीडेंटली अगर कोई नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटिंग कैन बी वैलिडली कन्वीन्ड। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। चलिए सर, और एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। सर एक कंपनी है, वो इंडिया के बाहर मीटिंग करना चाहती है, पेरिस में, पेरिस में मीटिंग करना चाहती है। क्या वो कंपनी पेरिस में मीटिंग कर पाएगी? आंसर इज यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो प्राइवेट कंपनीज को ऑथोराइज कर सकती है, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिना अप्लाई किए हुए आप इंडिया के बाहर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अगर सारे शेयर होल्डर अगर परमिशन दे देते हैं तो इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन सर इंडिया के बाहर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, दैट्स इट। चलो अब एक छोटा सा सेक्शन मुझे डिस्कस करना है, 97
सर ध्यान रहे, एजीएम कंपनी नहीं कर पाई, कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, एनसीएलटी को कंप्लेंट कर देगा और एनसीएलटी क्या करेगी, या तो बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑर्डर देगी, डायरेक्शन देगी कि तुम एजीएम करा दो, या खुद एजीएम करा देगी। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करके एजीएम करा देगी, ऑर्डर पास्ड। सर ये इस ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है, यहां तक ये पॉसिबल है, यहां तक भी पॉसिबल है कि सिंगल मेंबर विल कंस्टिट्यूट द मीटिंग, ये भी ऑर्डर दे सकता है, यहां तक इसके पास पावर है, सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द मीटिंग। यहां तक पावर है सर एनसीएलटी के पास, एक पर्सन भी पूरी मीटिंग कर सकता है, ऐसा तक परमिशन दे सकता है एनसीएलटी। सर अगर कोर्ट ने किसी एजीएम को स्टे कर दिया तो उस वजह से मीटिंग नहीं कर पाई कंपनी, तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे कि सर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है? द आंसर इज नो, सुप्रीम कोर्ट का केस लो है बेटा, ठीक है। सिर्फ एक ही शेयर होल्डर बचा, दो शेयर होल्डर थे एक प्राइवेट कंपनी में, एक की डेथ हो गई, मीटिंग नहीं करा पाई कंपनी, क्या हुआ सर, क्या इनवैलिड मान लिया जाएगा? आंसर इज नो, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगी कंपनी और हो सकता है ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे कि एक पर्सन ने मीटिंग कर लिया, यहां तक राइट है ट्रिब्यूनल के पास। दैट वाज सेक्शन 97। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 100 EGM, extraordinary general meeting. 102 will come together, 98 will come together. सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके हर एक लाइक और कमेंट से मेरा एनर्जी और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वंडरफुल सीए करियर अहेड। कीप लविंग योरसेल्फ, कीप लविंग लॉ एंड ऑल्सो कीप लविंग राहुल सर। बाय बाय।